अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायोलॉजिकल मेथड ये है कि मतलब बायोलॉजी में किस तरह कोई भी एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो किस तरह हमारे पास एक लॉ बनती है। यानी कि कोई भी एक थ्योरी है, कोई भी एक हाइपोथेसिस है, या कोई एक चीज़ है, कोई भी एक इंफॉर्मेशन है, वो बायोलॉजी में किस तरह उसका वो होता है। तो ये सारा कुछ हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में स्टडी किया जाता है। तो इसमें हम इसका एक पहले इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एक इसका मतलब इसको याद कैसे रखना है वो मेथड भी देखते हैं। तो साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज लाइक अदर साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंस आल्सो हैव अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी। यानी कि अदर साइंसेस की तरह बायोलॉजी में भी एक सेट ऑफ मैथोलॉजी है। तो ये बायोलॉजिकल साइंस हमारी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करती है। इट ऑलवेज बीइंग विद चांस ऑब्जर्वेशन। तो इसमें ऑब्जर्वेशन भी किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद फाइव सेंसेस। तो ऑब्जर्वेशन के लिए कितने फाइव सेंसेस यूज़ किए जाते हैं, जिनमें हमारे पास विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है। तो बायोलॉजिकल मेथड में जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो होते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी कि मुशाहिदात करना, कि अगर कोई भी किसी किस्म का माहौल था या किसी भी किस्म का कोई, यानी कि अगर हमारे पास एक किसी भी किस्म का कोई चेंज आया, तो वो ऑब्जर्वेशन से हमने उसको स्टडी किया। तो सबसे बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में हमने जो पहली चीज़ देखी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास फाइव सेंसेस यूज़ होती हैं, जिनमें विजन आ जाती है, हेयरिंग आ जाती है, स्मेल आ जाती है, टेस्ट आ जाती है, और हमारे पास टच आ जाती है। तो बायोलॉजिकल मेथड में हमने देखा कि हमारे पास पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन। यानी ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज़ को जांचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हमारे पास फाइव सेंसेस यूज़ होती हैं। तो अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, ये दो तरह के हो सकते हैं। यानी कि क्वालिटेटिव हो सकते हैं या क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है। जो हमारे पास क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसे ऑब्जर्वेशन होते हैं जो कि सिर्फ क्वालिटी बेस होते हैं, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनमें हम क्वांटिटी को भी डिस्कस करते हैं। अब एक चीज़ में क्वांटिटी है, एक चीज़ में सिर्फ क्वालिटी है। तो क्वांटिटी वाले हमारे पास अच्छे होंगे, तो वो कह रहा है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैव एक्यूरेसी ओवर क्वालिटेटिव एज इन द फॉर्मर वेरिएबल्स आर मेजरेबल एंड रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ नंबर। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है ना, वो हमारे पास एक्यूरेसी यानी कि वो बहुत एक्वायर होते हैं ओवर क्वालिटेटिव। वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, और उनका जो रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ नंबर भी होता है। तो इसलिए हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ये हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। तो अब हमने अपना पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन की, बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ है कि कोई भी एक प्रॉब्लम आई, तो अब प्रॉब्लम के लिए हमने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, या कोई भी न्यू चीज़ आई तो हमने उसके लिए ऑब्जर्वेशन की। तो बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास फाइव सेंसेस यूज़ होती हैं, और ऑब्जर्वेशन दो तरह के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं वो हमारे पास एक्वायर होती हैं, क्योंकि उनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, और उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है इन टर्म ऑफ नंबर्स। एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन इनटू अ डेटा फॉर्म एंड गिव अ स्टेटमेंट। तो जब हम अपने ऑब्जर्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज करें, तो देन एज अ स्टेटमेंट एज पर इसमें बैकग्राउंड इवेंट। तो जब हम अपने इसको ऑब्जर्वेशन के डेटा को एक ऑर्गेनाइज करें, उनको एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट दें, तो वो जो हमारे पास स्टेटमेंट बनती है ना, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस।
और ये हमारे पास जो हाइपोथेसिस है, ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में दूसरी चीज़ है। फर्स्ट वन हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, और ये फर्स्ट वन हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, और देन सेकंड हमारे पास है हाइपोथेसिस। तो अब हमारे पास हाइपोथेसिस को हमने देखा कि जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन को एक वेल मैनर्ड स्टेटमेंट में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन की बेस पर हम जो एक स्टेटमेंट देते हैं वो हाइपोथेसिस होती है। तो हाइपोथेसिस हमारे पास जो हाइपो टू वेज होते हैं फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कैन बी रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और टू बी कंसिक्वेंस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। अब हमारे पास जब एक हाइपोथेसिस आ गई, तो अब हाइपोथेसिस तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक स्टेटमेंट थी, तो देन हम इसके ऊपर हाइपोथेसिस के ऊपर हमारी रीजनिंग अप्लाई होती है, यानी कि रीजंस दिए जाते हैं कि किस तरह ये हाइपोथेसिस हमने किस तरह दिया और ये किस तरह वर्केबल है। तो वो जो हमारे पास इसमें बायोलॉजिकल मेथड में तीसरी चीज़ है, दैट इज़ रीजनिंग। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ रीजनिंग, और वो रीजनिंग हमारे पास दो तरह की हो सकती है। यानी कि एक हमारे पास हो सकती है डिडक्टिव रीजनिंग, देन हमारे पास हो सकती है इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास तीसरी चीज़ आ गई, यानी कि रीजनिंग। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये रीजनिंग में जो डिडक्टिव और इंडक्टिव हैं ये क्या है। तो डिडक्टिव का मतलब है डिडक्शन करना। डिडक्शन हम कैसे करते हैं कि हम एक जर्नल स्टेटमेंट से अगर हम कोई एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रा कर लें तो दैट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये जो डिडक्टिव है ये मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक है। इट इन्वॉल्व ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम, यानी कि एक जर्नल प्रिंसिपल या अजम्पशन से अगर हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रा कर लें तो इस तरह की हमारी जो रीजनिंग होती है ये हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग होती है। डिडक्टिव मूव करती है जनरल से स्पेसिफिक, यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन से हम अगर एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रा कर लें तो वो हमारे पास रीजनिंग कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ होती हैं। तो फ्रिक्वेंटली यूज, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल क्या है, एग्जांपल वो ये कहता है कि हम ये कहें हमारे पास अगर बर्ड्स के पर होते हैं तो चिड़िया, क्योंकि एक बर्ड है तो चिड़िया के भी पर होंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हमने डिडक्शन की। डिडक्शन कैसे की, डिडक्शन हमने एक जर्नल स्टेटमेंट से हमने अपना एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाला कि जर्नल स्टेटमेंट क्या थी कि बर्ड्स के विंग्स होते हैं। तो हमने स्पेसिफिक कंक्लूजन क्या निकाला, क्योंकि हमारे पास जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, वो भी एक बर्ड है तो उसके भी विंग्स होंगे। तो अगर वो उसने ये बात लिखी हो कि ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट थी। तो स्पैरो, क्योंकि स्पैरो भी हमारे पास बर्ड है, तो देन हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि स्पैरो के पास भी विंग्स होंगे। इफ़ ऑल द ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस देन एनी ग्रीन प्लांट वी प्लेस्ड इन अ डार्क वुड नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज। तो दूसरा ये कह रहा है कि क्योंकि हमें पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी कि सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर हम किसी एक ग्रीन प्लांट को सनलाइट नहीं देंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा, यानी कि अगर हम उसको डार्क में प्रेजेंट कर देंगे तो वो नहीं कर सकेगा। तो देन हमारे पास है द अदर वे ऑफ रीजनिंग यूज्ड इन द फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि दूसरा हमारे पास जो है दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग का टोटली, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि उलट है। तो ये कैसे है, इसमें हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन हमारे पास होता है तो उससे हम एक जर्नल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ मूव करती है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि एक स्पेसिफिक से अगर हम जनरल की तरफ जा रहे हैं
तो इस तरह की जो हमारी रीजनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। और इस इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती हैं ड्यू टू फार्मूलेटिक जनरल प्रिंसिपल, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन जब हम कर लेते हैं तो उनसे जब हम एक जनरल प्रिंसिपल बना लेते हैं। फॉर इंस्टेंस फिर इसमें वही एग्जांपल है कि जैसा कि नाउ स्पैरो है विंग, अगर हम ये जानते हैं कि स्पैरो के विंग्स होते हैं तो तमाम बर्ड्स के विंग होंगे, ईगल पैरट हॉक जितने भी बर्ड्स हैं तो उन सब के विंग्स होंगे। तो द साइंस आल्सो देयरफॉर यूज इंडक्टिव मेथड टू जनरलाइज फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट्स। तो साइंस में भी कुछ मतलब इंडक्टिव मेथड यूज़ किए जाते हैं कि स्पेसिफिक कंक्लूजन से हम एक जनरल स्टेटमेंट ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास तीसरी चीज़ थी। फर्स्ट था ऑब्जर्वेशन, देन ऑब्जर्वेशन की बेस पर हमने हाइपोथेसिस दे दिया और हाइपोथेसिस को पर हमने रीजनिंग अप्लाई की और रीजनिंग डिडक्टिव या इंडक्टिव हो सकती थी। देन हमारे पास जो फोर्थ वन है वो है हमारे पास, अब हम रीजनिंग भी कर चुके, अब हम हाइपोथेसिस पे करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो इनफैक्ट समटाइम्स साइंटिस्ट आल्सो यूज अदर वेज फ्रॉम विच में इंक्लूड इंट्यूशन और इमेजिनेशन, एस्टिमेटिक प्रेफरेंस, रिलीजियस और लॉजिकल आइडियाज़। तो ये हमारे पास जो हाइपोथेसिस होता है ना, इसमें मतलब कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं, यानी कि इमेजिनेशन होती है, इंट्यूशन होती है या एस्थेटिक प्रेफरेंस होती है, रिलीजियस फिलोसफर यानी कि मज़हब में मानने वाली चीज़ें या फिलोसफर के जो आइडियाज़ होते हैं, कंपैरिजन होता है यानी कि दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर लेते हैं, एनालॉजी विद अदर प्रोसेस, तो डिस्कवरी ऑफ वन थिंग्स वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स। तो ऐसा ही होता है कि साइंटिस्ट को छोड़ रहा मतलब चीज़ें डिस्कवर कर रहे होते हैं तो कुछ और चीज़ें डिस्कवर हो जाती हैं। तो अब जैसा कि फिज़िक्स में न्यूटन बेचारे को सेब के नीचे बैठा था दरख्त के, तो सेब मिला, उससे चाहिए तो चुप करके सेब खा लेता, लेकिन उसने क्या ग्रेविटी डिस्कवर कर ली। तो इसी तरह कोई भी साइंटिस्ट डिस्कवर कुछ करना चाहता था तो उसे कुछ और ही मिलता था। तो दिस वे आल्सो सम टाइम फॉर बेसिक साइंटिफिक, ये भी हाइपोथेसिस में मतलब इस तरह, यानी कि देखते हैं ना कि मतलब बुज़ुर्ग क्या कहते थे और ये वाली जो चीज़ें हमारे उसमें चलती आ रही हैं, तो ये साइंस में भी वैसा होता है। तो कि रिलीजियस के क्या प्रोस्पेक्टिस हैं, एक फ़िलासफ़र उसके क्या कहते हैं, और ये सब चीज़ें हमारे पास चलती आती हैं। तो देन हमारे पास जो फोर्थ वन चीज़ है वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं कि हम अपनी हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट रिपीटेड एक्सपर्ट हाइपोथेसिस टू पॉसिबल इंक्रीज साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस नॉट फल्सिफाइड। तो जब उसके ऊपर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और हमारा हाइपोथेसिस वक्त के तमाम तजुर्बात के ऊपर साबित कदम रहता है, यानी कि बार बार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और हाइपोथेसिस अभी तक यानी कि वो है, एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टिंग अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फैल्सिफाइड इज कंसीडर्ड वेल सपोर्टेड एंड जनरली एक्सेप्टेड। तो जब एक हाइपोथेसिस के ऊपर बार बार तजुर्बात किए जाएं और वो गलत साबित ना हो तो उसे यानी कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसे मान लिया जाता है कि ये हमारे पास मानने वाली चीज़ है, यानी कि इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है कि इसने वक्त के तमाम तजुर्बात को फेस किया है, तो ये हाइपोथेसिस हमारे पास इसमें कोई काम की चीज़ है। दिस में बी यूज्ड ऑन द बेसिस फॉर फार्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। तो उससे एक हाइपोथेसिस से एक हाइपोथेसिस को बेस बनाकर उससे फिर आगे कुछ और फर्दर हाइपोथेसिस भी दिए जाते हैं। तो उन हाइपोथेसिस की मदद से सीरीज़ ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास स्टार्ट हो जाती है और उन सीरीज़ ऑफ हाइपोथेसिस की मदद से जो वक्त के तमाम तजुर्बात के ऊपर वो रहें तो वो हमारे पास कहलाती है थ्योरी। तो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में जो आगे चीज़ आती है वो है हमारे पास थ्योरी। तो कि अब हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्ट हुए, वो कामयाब रहा और भी उससे हाइपोथेसिस बने, तो उन सब सीरीज़ हाइपोथेसिस को हम बेस बनाकर एक थ्योरी दे देते हैं कि ऐसा हुआ। जैसा कि इस वक्त भी हमारे पास बहुत सी थ्योरीज़ हैं कि ये ऐसा हुआ, तो ये बिग बैंग है, जैसे बिग बैंग भी थ्योरी है। तो हमारे पास इस तरह की और भी बहुत सी थ्योरी अभी तक पड़ी हैं, उनके ऊपर वर्क हो रहा है। वर्क नहीं भी हो रहा तो थ्योरी अभी तक पड़ी है, किसी ने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन को उसने हाइपोथेसिस बना के पेश कर दिया, हाइपोथेसिस के ऊपर कुछ टेस्ट्स हुए, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंट्स हुए
उन्होंने रीजनिंग अप्लाई की, वो वक्त के उसने तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, तो देन वो हमारे पास जो हाइपोथेसिस था, उस हाइपोथेसिस ने एक थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर ली और वो थ्योरी है। तो अ गुड थ्योरी इज़ प्रोडक्टिव एंड हैज़ एक्सपेरिमेंटली पावरफुल। तो जो हमारे पास एक गुड थ्योरी होती है ना, वही प्रोडक्टिव होती है, यानी उसी से कुछ नतीजा निकलता है और उसमें एक्सप्लेमेटरी पावर भी होती है, यानी कि उसमें जितने भी कुछ चैलेंजेस होते हैं उन सब को फेस करने की कैपेबिलिटी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गुड थ्योरी दैट इट मे सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। तो जो एक हमारे पास गुड थ्योरी है, तो इसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि ये है गुड थ्योरी का, इससे की मदद से हमारे पास न्यू और डिफरेंट हाइपोथेसिस भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो गुड थ्योरी है उसे हम प्रोडक्टिव थ्योरी भी कह सकते हैं, कि मतलब इसने हमारे लिए अच्छा काम किया है। अच्छा, उसके बाद हाउएवर इवन इन द केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी द टेस्टिंग गोज ऑन। तो वो कह रहा है अगर थ्योरी हमारे पास एक अच्छी भी है, लेकिन फिर भी हमारी जो टेस्टिंग है वो चलती रहती है। ये नहीं है कि बस अब हम उसको छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर वक्त के तमाम टेस्ट्स साइंटिस्ट वर्क करते रहते हैं। इनफैक्ट मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज। तो बहुत से हमारे पास जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसे चैलेंज लेते हैं और उसे इनके थ्योरी को एक जुटलाने की भरपूर कोशिश की जाती है, ताकि वो उसे झूठा साबित करके अपनी कोई थ्योरी दे सके। साइंटिस्ट तो वो भरपूर कोशिश करते हैं कि थ्योरी को डिस्प्रूव किया जा सके। इफ थ्योरी सर्वाइव दिस स्पेशल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्ट बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम अ साइंटिफिक लॉ। तो अगर एक थ्योरी उस वक़्त के तमाम जितने भी चैलेंज थे उन सब को मतलब पर साबित, मतलब यानी कि उसको कोई भी रॉन्ग प्रूव ना कर सके और वो साबित हमारे पास हो जाए, तो देन वो हमारे पास जो थ्योरी है वो हमारे पास एक लॉ बन जाती है, साइंटिफिक लॉ। तो साइंटिफिक लॉ थ्योरी बन जाती है और वो जो लॉ होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, मतलब हर जगह पे, जैसे कहते हैं ना माना जाना, तो वो हमारे पास हर जगह पे माना जाता है। तो जैसा कि यूनिफॉर्म कांस्टेंट ऑफ नेचर इट इज़ वर्चुअली एक्सेप्ट। तो जो हमारे पास लॉ होता है ये भी एक वक्त की मतलब एक थ्योरी की आगे वाली फॉर्म होती है। तो बायोलॉजी इज़ अ शॉर्ट इन लॉज बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी में वो कहता है कि लॉ बहुत थोड़े हैं, क्योंकि बायोलॉजी की जो लाइफ है इसमें एवोल्यूशन होती रहती है, तो वक्त के लिहाज से चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बहुत सी थ्योरी आती हैं और वो फिर चेंज होती हैं, लॉ नहीं बन पाती। तो बायोलॉजी में जितने भी कुछ सम लॉज पाए जाते हैं, एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हैडी वेंग लॉ एंड मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये दो लॉ हैं, ये दोनों ही सेकेंड ईयर में हैं। तो हैडी वेंग का जो इसका एक थ्योरम है, यानी कि उसने कहा था कि किसी भी एक हमारे पास जो जनरेशन होती है ना, ये एक पॉपुलेशन होती है, तो उसमें जो विरासत में ना उसके मतलब जो काउंट होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, ये सब चीज़ें, यानी कि जिस तरह हमारे पास इसने P+Q बराबर है, यानी कि A+B का स्क्वायर का जो फार्मूला है, इसने वो उससे उसका तनासब काउंट किया था कि यानी कि उसकी जो रेशो होती है वो 1 ही रहती है। और मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, इसने मेंडल ने विरासत के ऊपर कवानीन दिए थे, और ये भी दो हैं। तो वो भी आप इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट ईयर बायोलॉजी में सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, वहाँ पर उनको डिटेल में स्टडी किया गया है, तो वो ये वहाँ पर हम देखेंगे। इन लेटर चैप्टर वी कैन सी दैट लॉज आर मोर जनरली देन थ्योरीज। तो वो जो लॉज होते हैं वो थ्योरीज से मोर जनरल होते हैं। तो क्वेश्चन देयर फॉर दे आर रिलेटिवली फ्यू लॉ इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में वो कहता है कि बायोलॉजी में क्योंकि एवोल्यूशन हो रही होती है, तो बायोलॉजी में बहुत कम लॉ हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि हमने देखा। तो अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये, जैसे ये हमारे पास एक उसने बायोलॉजिकल मेथड्स यानी कि एक हमें समझाया हुआ है कि किस तरह ये हमारा बायोलॉजिकल मेथड है वो किस तरह वर्क करता है और किस किस प्रोसेस से हमारे पास गुज़रता हुआ किस तरह हमारे पास एक लॉ बनता है, क्योंकि बायोलॉजी में मोस्टली एवोल्यूशन हो रही होती है। तो इस एवोल्यूशन की वजह से बायोलॉजी में जितने मतलब बहुत थोड़े, हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी में लॉज जो हैं वो बहुत कम है।
जिनके वो खुद कह रहा है कि बायोलॉजी में उसने 2 ही लॉ बताए हैं, बस ऐसे 2-4 लॉ ही हैं बायोलॉजी में, और थ्योरी तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लॉ बायोलॉजी में बहुत कम बनते हैं क्योंकि मोस्टली एवोल्यूशन हो रही होती है। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे ये है, तो ये हम इसको ये समझ लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन हुए कुछ, और ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमने, जब बहुत से ऑब्जर्वेशन हुए तो उनकी बेस पे ना हमने एक हाइपोथेसिस दे दिया। तो हाइपोथेसिस देने के बाद क्या हुआ कि हाइपोथेसिस को उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत उसके ऊपर रीजनिंग अप्लाई की। ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास हाइपोथेसिस किस में कन्वर्ट हुआ, हाइपोथेसिस से हमारे पास उसके ऊपर ये तमाम वक्त के एक्सपेरिमेंट सब कुछ हुए। और ये सब एक्सपेरिमेंट होने के बाद हमारे पास जो हाइपोथेसिस था उसने हमारे पास एक थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर ली। तो देन उस थ्योरी पे, यानी कि जैसे कहते हैं ना, ये रेड हॉट टेम्परेचर दिया गया थ्योरी को, तो वो सारा कुछ देने के बाद वो थ्योरी हमारे पास एक लॉ बन गई। और लॉ के ऊपर भी इनके, पहली बात तो है बायोलॉजी में बहुत कम, कोई 2-3 लॉ ही हैं। तो बायोलॉजी में क्योंकि एवोल्यूशन हो रही होती है, लॉ बनते ही नहीं है, तो बस 2-4 लॉ ही हैं। तो उन्हीं की वजह से हमारी जो है ये इस तरह, यानी कि ये एक बायोलॉजिकल मेथड है, तो ये वर्क कर रहा होता है। तो अब हम इसको यानी कि प्रॉपर 1 बाय 1 देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था। फर्स्ट वन हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे, हाइपोथेसिस थी, उसमें देन हमारे पास रीजनिंग आई थी। रीजनिंग के बाद हमारे पास ये डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग आई थी। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया थे कि उसने तमाम वक्त के एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट किए। देन हमारे पास 5 नंबर पे हमारे पास थ्योरी बनी थी, और थ्योरी के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट होते रहे। तो देन हमारे पास थ्योरी, हमारे पास एक साइंटिफिक लॉ बन गई। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। वैसे मोस्टली 5 ही होते हैं बायोलॉजिकल मेथड में, लेकिन 6 बन जाते हैं अगर हम उसको थोड़ा डीपली देखें। तो अब हम इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये हमारा किस तरह वर्क कर रहा है। तो ये है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं, इनके हम देखते हैं कि क्या कोई भी चेंजेस है, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन से के लिए 5 सेंसेस इस्तेमाल की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मतलब मोर एक्सेप्टेबल होते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम एक हाइपोथेसिस बना के दे देते हैं, यानी कि एक सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन का जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइपोथेसिस बन जाता है। तो हाइपोथेसिस से रीजनिंग की जाती है। रीजनिंग डिडक्टिव और इंडक्टिव हो सकती है। तो डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू स्पेसिफिक होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रा किया जाता है जनरल इन्फॉर्मेशन से। और हमारे पास जो इंडक्टिव होती है वो हमारे पास इंडक्टिव हमारे पास होती है स्पेसिफिक टू जनरल। तो देन हमारे पास उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट, अगर वो एक्सपेरिमेंट मतलब हाइपोथेसिस ऑल द एक्सपेरिमेंट वो यानी कि उनके ऊपर प्रूव यानी कि साबित हो जाए, देन हमारे पास एक थ्योरी बन जाती है। और उस थ्योरी से हमारे पास, जब थ्योरी के ऊपर वक्त के तमाम ही एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक आल सारे एक्सपेरिमेंट जब हमारी थ्योरी एक कर ले, तो वो हमारे पास हाइपोथेसिस, वो हमारे पास लॉ बन जाती है। और जो लॉ होता है ये एक यूनिवर्सल माना जाने वाली चीज़ होती है। और बायोलॉजी में बहुत कम मिला है, 2-3 हैं, जिनके हार्डी वेंगबेरग थ्योरम है और मैंडल्स के लॉ हैं, बस ये 2 हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।